चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत सुनिए खेलों में भारत के गौरवशाली प्रदर्शन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्रो बोस और मोना पार्थसारथी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। खेल जोश, जुनून और उत्साह का दूसरा नाम है। रोमांच और अनिश्चितताओं से भरे खेलों की दुनिया में वर्ष 2025 कई मायनों में यादगार रहा। इस साल कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीता, तो कई एवरग्रीन प्लेयर्स ने अपने टॉप क्लास परफॉर्मेंस से अपनी धाक बरकरार रखी। हम सब ने इस साल कई पुराने कीर्तिमानों को टूटते देखा, तो कई नए रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हुए। कुछ खिलाड़ियों को इस वर्ष महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो कई खिलाड़ियों ने इस साल खेल की दुनिया को अलविदा भी कहा। ये साल भले ही गुजर रहा है, लेकिन खेल के मैदान से जुड़ी यादें हमारे जहन में आज भी ताजा हैं। आइए चलते हैं एक ऐसे ही सफर पर और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास रहा भारत के लिए इस साल खेल की दुनिया में। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के इस विशेष अंक में। वर्ष भर की खेल गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस और मोना पार्थसारथी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। शुरुआत क्रिकेट से करते हैं और इस वर्ष की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वनडे विश्व कप जीतना रहा। मोना मैम, सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार पारी की बात करें या फिर फाइनल में शेफाली वर्मा की शो की, कैसे देखती हैं? क्योंकि 2 बार इससे पहले हम फाइनल में पहुंचे थे और हार गए। इस बार सबने तय कर रखा था कि बस जीतने के लिए ही खेलना है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना ये सब उस टीम का हिस्सा रह चुकी थी जिन्होंने पराजय फाइनल में देखी थी। और अगर हम टूर्नामेंट को देखें तो शुरुआत जिस तरीके से भारत की हुई, कहीं से लग नहीं रहा था कि हम खिताबी मुकाबले तक भी पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद जो जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनको लेकर काफी शुरुआती मैचों के बाद आलोचना हो रही थी कि फॉर्म में नहीं है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, लेकिन जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यादगार पारी खेली और भारत को फाइनल तक पहुंचाया। और उसके बाद शेफाली की बात की, जो इनिशियल टीम में भी नहीं थी, बाद में उनको प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया और जो शेफाली के लिए वो मैच रहा पूरे जीवन की, जिसको कहते हैं, स्मृतियों में कैद हो गया। और महिला टीम, पुरुष टीम को हमने अपनी धरती पर वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है और वो यूफोरिया हमने देखा है जिस तरीके से जब महेंद्र सिंह धोनी ने खिताब जीता था, तो वही एक जो बूम है वो महिला क्रिकेट में हमें देखने को मिला। और एक एक खिलाड़ी, आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया हो, टीवी शोज हो, महिला क्रिकेटरों की चर्चा है। तो ये बहुत ऐतिहासिक साल रहा महिला क्रिकेट के लिए। महिला क्रिकेट की बात हो रही है तो पहली बार हुए T20 दृष्टिबाधित विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भी अपना परचम लहराया। पुरुष क्रिकेट की बात करें सौमित्र सर, तो इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धियों में चैंपियंस ट्रॉफी रही, जहां फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स का होता है, ये तो पहले बताना चाहिए। और ये न्यूजीलैंड के साथ हमने नायरोबी में हार चुका था, तो ये एक तरफ से ये ग्रज मैच था, ग्रज फाइनल था और हमने रिवेंज लिया है। वर्ल्ड लेवल में इसका कंपटीशन बरकरार रखने के लिए इस तरह का टूर्नामेंट और इंडिया खास करके जीतना बहुत जरूरी है। इसका तो एक नजरिया ये है कि इंडिया ने जीता, मगर व्हेन यू सी वर्ल्ड क्रिकेट, आप पूरा नजर देखिएगा, जिस तरह से T20 सबको खत्म कर रहे हैं, ये 50 बॉल क्रिकेट का सर्वाइवल के लिए इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी था और इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। छोटे छोटे सवाल क्रिकेट को समअप करते हैं। भारत को इस वर्ष ODI में शुभमन गिल के रूप में नया कप्तान भी मिला। बिल्कुल मिला। और ये साल जो है 2 महान खिलाड़ियों की रिटायरमेंट का भी साल रहा और अभी शुभमन गिल एक कप्तान के रूप में सीमित ओवरों के सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रहा, खासतौर पर जैसे दादा ने कहा 50 ओवरों के क्रिकेट में। लेकिन शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के भी कप्तान है और निश्चित तौर पर आप जरूर जिक्र करना चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में जो भारत का प्रदर्शन रहा है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है इस बार। जी हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली की विदाई का वर्ष भी रहा ये टेस्ट क्रिकेट से। बहुत सारे क्रिकेट प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। ये है, मगर जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, टेस्ट क्रिकेट में एक गैप तो होगा। ये ट्रांजिशन पीरियड है,
खास करके ये आप जब होम सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ हार रहे हो, ये अच्छे नजर नहीं है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा जो है, दे आर द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हमने जो प्रोड्यूस किया है। इसका गैप आपको हमेशा मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने विजय हजारे क्रिकेट खेल रहा है, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, एंड दैट इज अ 50 ओवर फॉर्मेट। क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं और इस देश में जिस खेल की बहुत कम चर्चा होती है वो है स्क्वॉश। दिसंबर 2025 में भारत ने पहली बार स्क्वॉश का वर्ल्ड कप जीता, जिसमें जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया। फाइनल में हांगकांग को 3-0 से मात देकर भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्क्वॉश की कम चर्चा होती है, लेकिन जो लोग स्क्वॉश को फॉलो करते हैं, जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह, दो बड़े नाम, बढ़िया प्रदर्शन। और आप देखिए कितना मिक्सचर, यूथ भी है। अनाहत सिंह बहुत कम उम्र की स्क्वैश खिलाड़ी है और जोशना चिनप्पा काफी अनुभवी खिलाड़ी है। और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, चर्चा कम इसलिए होती है क्योंकि जिस खेल का एक लेगेसी होता है हमारे पास, जिसका एक इतिहास होता है, अचीवमेंट्स होता है, उसकी हम बार बार बात करते हैं। लेकिन स्क्वैश कम लोकप्रिय खेलों में से एक है क्योंकि उसके यहाँ पर हमने कभी उस तरीके से जीतते हुए देखा नहीं है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस थी, ये बहुत बड़ा इस साल की अगर माइलस्टोन्स अगर हम देखेंगे तो उनमें से एक ये प्रदर्शन कहा जाएगा विश्व कप जीतने वाला। सौमित्र सर, फुटबॉल की चर्चा करें, आपका प्रिय खेल भी रहा है। बहुत सीनियर टीम ने, पुरुष टीम ने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन महिला टीम की बात करें तो एएफसी महिला एशिया कप के लिए सीधा क्वालिफिकेशन मिला है हमें। और अंडर 20 टीम ने 20 वर्षों के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई किया है। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? महिला का हर एक एज ग्रुप में भारत का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है सारा ईयर में। पुरुष का परफॉर्मेंस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के वजह से थोड़ा सा हिल गया है, मगर महिला फुटबॉल में काफी इम्प्रूवमेंट आया है, खास करके कि जो कोचिंग स्टाफ है और खास करके नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, इतना प्लेयर्स आ रहे हैं उधर से कि इसका इम्पैक्ट हमको क्लियरली दिख रहा है। इसमें से आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से एक हमारा खेलो इंडिया का जो है एक अस्मिता करके एक लीग है, वो अस्मिता लीग फुटबॉल में भी है। और खास करके हम जो बच्चे देख रहे हैं, कहां से आ रहे हैं ये बच्चे जो अच्छा इतना खेले, एक तो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, मणिपुर से आ रहा है, मिजोरम से आ रहा है, ये जगह से जो टैलेंट आ रहा है, ये इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाएगा। बात करते हैं मुक्केबाजी की, तो भारतीय मुक्केबाजों ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 जो भारत के ग्रेटर नोएडा में 16 से 20 नवंबर 2025 तक आयोजित किया, वहां भारत ने कुल मिलाकर 20 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में निखत जरीन की बात करें, जैस्मिन लंबोरिया की बात करें, इन सब ने भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया और कुछ वेट कैटेगरीज में हम शिफ्ट भी हमें देखने को मिला। निखत जरीन तो पहले से प्रूवन परफॉर्मर है। जैस्मिन लंबोरिया ने काफी प्रभावित किया। एक और नाम है मीनाक्षी हुड्डा, उसका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। और यहाँ पर बहुत ही असाधारण प्रदर्शन रहा क्योंकि मुक्केबाजी ऑफ लेट कुछ समय से रिंग के बाहर के कारणों से ज्यादा चर्चा में आ रही थी, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से सुर्खियां मिली, जो किसी भी खेल के लिए बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं हॉकी की। वर्ष 2025 भारतीय हॉकी के लिए मिला जुला रहा। सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर में भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप 2025 में पदक हासिल किया। भारत ने 8 वर्षों के इंतजार के बाद दक्षिण कोरिया को मात दी थी। वहां पर पुरुष टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते? एक तरफ एफआईएच में हमारा उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर घरेलू सरजमी पर पदक आ गया। देखिए, एफआईएच प्रो लीग में जो भुवनेश्वर राउंड था उसमें टीम का प्रदर्शन फिर भी ठीक था, लेकिन जो यूरोपीय चरण में हम खेले वहां बहुत ही निराश किया और काफी उम्मीदें थी, लेकिन रेलीगेशन से बाल बाल हम बच गए, आखिरी स्थान पे रहने से बाल बाल बच गए। लेकिन महिला टीम जो है वो रेलीगेट हो गई है एफआईएच नेशंस कप में, और अब प्रो लीग में वापस आने के लिए अगले सत्र में उनको नेशंस कप जीतना होगा, जो बहुत आसान काम नहीं है। प्रो लीग में लगातार 8 मैच हारे, एशिया कप में हम जीत सकते थे और जीतकर सीधे वर्ल्ड कप के लिए जा सकते थे, लेकिन अब हमें मार्च में क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। और राहत की बात बस इतनी है कि वो क्वालिफायर हैदराबाद में होने वाला है और जहां से 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो चांसेस अभी भी है। पुरुष टीम की हम बात करें तो ये अच्छा है कि एशिया कप हमने जीता, 8 साल के बाद जीता। बहुत ज्यादा उसके बाद से पुरुष टीम ने हॉकी खेली नहीं है। अभी सारे खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग में व्यस्त है और जो अगला साल है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व कप है बेल्जियम और नीदरलैंड्स में अगस्त में, और उसके कुछ टाइम बाद ही एशियन गेम्स होने हैं। और एशियन गेम्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉस एंजलिस ओलंपिक का हमें सीधे वहां से टिकट कटाना है।
काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। पुरुष टीम में भी कुछ ट्रांजिशन फेज की जो हम बात करते हैं वो शायद हमें पुरुष हॉकी में देखने को मिलेगा, और महिला हॉकी में जैसे कि नया कोचिंग स्टाफ अभी जनवरी में आएगा, उसके बाद से ये साल महिला हॉकी के लिए बहुत क्रूशियल है। मित्र सर, आप राजगीर में मौजूद थे और हॉकी को लेकर ग्रास रूट लेवल पर काफी यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही, चाहे सब जूनियर की बात करें, जूनियर की बात करें, सीनियर नेशनल्स की बात करें, और कई सारे टूर्नामेंट में मैं गया, वहां के भारत के जो पुरुष कोचिंग टीम है वो उसको मॉनिटर करती है, वहां पर मौजूद रहती है। आशा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं मिला हमें? देखिए, द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमेशा आपको मेडल मिलेगा, ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोसेस क्या है, एक चीज तो आपको बताना चाहिए कि हॉकी इंडिया, हमारे देश में जितना भी नेशनल फेडरेशन है, अगर 5 अच्छे फेडरेशन है उसमें एक है पक्का, क्योंकि इसको सरकार से भी काफी सपोर्ट मिलती है। क्योंकि पुरुष टीम हो, महिला टीम हो, कोई भी टीम हो, जिस तरह से इनको एक्सपोजर और इंटरनेशनल ग्रांट्स मिलता है, ये शायद कोई भी स्पोर्ट को, शायद शूटिंग के अलावा नहीं मिलता है। और इस तरह से देखिए, प्रोसेस तो ठीक है। प्लेयर्स, जैसे मोना ने कहा कि ट्रांजिशन टाइम मेंस का भी है, इसलिए 2026 बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लड़की लोग नहीं कर पाया। उसके बाद अगर 26 एशियन गेम्स में हम जीतेंगे, तो ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, तो खास करके जो क्रेग फुलटन कोच है, वो काफी अच्छे हैं, और ड्राइंग बोर्ड में इज वेरी गुड, मतलब टैक्टिशियन है, और ये अपन सोचते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हॉकी इंडिया इसको सपोर्ट देती है, जो शायद वुमेन्स टीम में हमको नहीं देखने को मिला, इसलिए हरेंद्र ने रिजाइन किया है। और शायद आपको ऐसे भी लगेगा कि नया साल में आपको एक कोच को देखने को मिलेगा जो इसी वुमेन्स टीम के साथ काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लाया। वो एक डचमैन है, श्योर्ड मेरीन उनका नाम है, शायद वो शायद कोचिंग हो, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मगर वो चर्चा में है। अगर वो आएगा तो मे बी 2026 विल सी मच बेटर रिजल्ट्स। हॉकी के बाद बात करते हैं शतरंज की। शतरंज के लिए ये स्वर्णिम वर्ष रहा। भारत के नजरिए से देखें तो भारत के लिए दिव्या देशमुख पहली महिला भारतीय बनी जिन्होंने फिडे महिला विश्व कप का खिताब जीता। उन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया, जो जॉर्जिया के बाटूमी में आयोजित की गई थी। बड़ी उपलब्धि, चूंकि जब भी हम शतरंज की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद का चेहरा जहन में आता है, 5 बार के विश्व चैंपियन। उसी नक्शे कदम पर दिव्या देशमुख। बिल्कुल, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट से पहले मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि एक 19 साल की नागपुर की लड़की है जिसने अचानक से सुर्खियों में आ गई, वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन काफी कम उम्र से शतरंज खेल रही है। और इस पूरे साल में हम देखें तो ऐसे ही भारत को शतरंज की नर्सरी आजकल नहीं कहा जा रहा है। जो प्रदर्शन रहा है भारतीय, खासतौर पे युवा खिलाड़ियों का, जो अभी अचानक इस साल उभरे हैं। और अगर हम अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो डी गुकेश के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार शुरुआत में ही टाटा स्टील में वो प्रज्ञानानंदा से हार गए, और उसके बाद लगातार उस लय को कायम रखने में नाकाम रहे जो पिछले साल दिखी थी। और गोवा में जो वर्ल्ड कप हुआ, मतलब वहां हमारे हाथ में खिताब नहीं लगा। लेकिन राहत की बात यह है, जो आपने दिव्या देशमुख का नाम लिया, और साल के आखिर में कोनेरू हम्पी ने जिस तरह से दोहा में ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ल्ड ब्लिट्ज में, और अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज में भारत को कोई पदक, दूसरे पुरुष खिलाड़ी हो गए जिन्होंने पदक दिलाया भारत को। तो अंत अच्छा हुआ है साल का। आर प्रज्ञानानंदा ने विश्व कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया रैंकिंग के आधार पर, तो ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से ही आपको पता है कि अगले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चुनौती देगा वो उसका निर्धारण होगा। तो यहाँ पर भारत की उसमें एक प्रतिनिधित्व रहेगा। शतरंज की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिस चैंपियनशिप की बात कर रही है, कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने फिडे विश्व रैपिड शतरंज में पदक जीता है, वहां डी गुकेश 12 वर्ष के ग्रैंड मास्टर से हार गए और पूरा साल कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ भारत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी दुनिया में सब कोई देश जो भी है, इजराइल है, यूएस है, रशियन कंट्रीज है, वो सारा ये देखिए, ये चेस ऐसा एक स्पोर्ट है, ग्लोबल स्पोर्ट। जैसे आपने पहले शुरुआत की ये डिस्कशन में आपने आनंद से शुरू किया। अगर ऐसा अगर 3 या 4 स्पोर्ट हम चुनेंगे जो जिसका हमारा ग्लोबल एम्बेसडर्स हमारे देश में है, इसमें कौन कौन स्पोर्ट में है? एक तो चेस में है जिसका शुरुआत आनंद से हुआ था, दूसरा टेनिस है जो लिएंडर पेस से हुआ था, हॉकी तो है ही है, ओलंपिक्स हमने चैंपियन है, क्रिकेट नहीं है। तो सी फॉर क्रिकेट नहीं है, अभी सी फॉर चेस है। और चेस में ये है कि सिर्फ भारतवर्षियों नहीं, जितने ये टीनेजर्स है ना, सारा दुनिया में सब कोई चेस खेल रहा है, और खास करके ऑनलाइन चेस खेल रहा है।
और जिसका दुनिया में जब इतना एआई और आपका चैट जीपीटी का जमाना में एवरीबॉडी इज इनविंसिबल, कोई भी किसी को हरा सकता है, जो आप रिजल्ट्स में आपको दिख रहा है। तो ये जैसे कि इंडिया की परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, बट द वर्ल्ड इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी हार्ड। जिस तरफ आप देखोगे कि जो जैसे रिजल्ट्स तो एक चीज है, मैग्नस कार्लसन जो पहले वर्ल्ड चैंपियन हो रखा है, उनका हेडिंग किस स्टोरी में हो रहा है कि अगर किसी के साथ हाथ नहीं मिला रहा है या कोई कैमरामैन को हटा दे रहा है, तो इनका जो मेंटल प्रेशर है, वो मेंटल प्रेशर सस्टेन करना एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग चेस। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज वर्ष का आखिरी दिन है, अगले वर्ष की शुरुआत कल से हो रही है, तो आप मानसिक संतुलन पर फोकस करें, मेंटल टफनेस पर फोकस करें। और हम फोकस करने वाले हैं अब बैडमिंटन पर। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट जीता, जो हांगकांग ओपन के फाइनल में भी पहुंचे। लंबे समय से चोटिल थे, वापसी की। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पेरिस में हुआ, वहां ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे और वो पहले भारतीय पुरुष जोड़ी भी बने जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ एक और नाम की चर्चा रही, तन्वी शर्मा, जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ जो जूनियर चैंपियनशिप हुई थी गुवाहाटी में, वहां फाइनल में पहुंची। फाइनल में भले वो हार गई थी, लेकिन एक नाम जो है जो भविष्य के लिए उम्मीद बन सकता है, एक और जोड़ दीजिए, उन्नति हुडा का। बिल्कुल, उन्नति हुडा हो, आकर्षी कश्यप को भी मैं इसमें रखना चाहूंगी। ओडिशा ओपन जब ये खिलाड़ी वहां से निकले हैं ओडिशा ओपन टूर्नामेंट से, बहुत ही अच्छा जो बैडमिंटन में मुझे लगता है कि हम लोग पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद की अगर सोचे भविष्य में बैडमिंटन के लिए, तो काफी एक अच्छा पूल भारत के पास है। बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बड़े टूर्नामेंट जीतने लगे ये और भारत के लिए ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे। और आपने लक्ष्य सेन की बात की, तो ये बहुत ही सुखद रहा इस बार उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते देखना, क्योंकि आप सबको पता है कि वो पेरिस में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में गए थे और जो शुरुआती दौर में उनका प्रदर्शन था, लग रहा था कि एक स्वर्ण पदक या रजत पदक तो वो जरूर बैडमिंटन से भारत को आने वाला है। लेकिन जब वो चौथे स्थान पर रहे, तो मुझे लगता है उस सदमे से, उस झटके से, जैसे सौमित्र दा अभी बात कर रहे थे कि जो मेंटल एस्पेक्ट है गेम का, जो प्रेशर है, उससे बाहर निकलना, उस नाकामी से बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। और लगातार वो शुरुआती दौर में हारते जा रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि पूरा फोकस LA 2028 पर है और ऐसे में आपका एक ऐसा खिलाड़ी जो पदक उम्मीद आपको नजर आती है, वो फॉर्म में लौटता है और खिताब जीतता है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है उस खेल के लिए। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो लखनऊ में आयोजित हुआ, वहां गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने महिला डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सवाल आपके लिए यह है कि हम बैडमिंटन के वर्ष भर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा में कहीं भी पीवी सिंधु का नाम नहीं है। पीवी सिंधु देखिए तो वो इंजरी प्रोन हो चुका है। आप अगर उसका करियर देखिएगा लास्ट ईयर में, वो थर्ड सेट में हमेशा चूक रहा है। ये थर्ड सेट में मैच हारना, ये सिर्फ पीवी सिंधु नहीं, हमारा बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स का ये प्रॉब्लम है। हमने पेरिस में भी ऐसा देखा है, क्योंकि जैसे ही वो आप थर्ड सेट खेल रहे हो, एक तो है मेंटल स्टैमिना, दूसरा है फिजिकल स्टैमिना। इसके लिए पीवी सिंधु कोचेस बदलते गए और उनका फिजिकल ट्रेनर भी बदलते गए। 2026 क्या बोलेंगे हमें पता नहीं है, सिंधु भी कुछ नहीं बोला है। देखिए फिर भी शी इज स्टिल आवर बेस्ट प्लेयर। ओलंपिक मेडल में इमीडिएटली तो आप नहीं सोच सकते हैं, डेफिनेटली नॉट इन 2028, मगर 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सिंधु का करियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जी हां, उधर भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भी बहरीन में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 23 पदक अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इतिहास रच दिया। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। मुंडो ट्रैक बिछाया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार भारत में, और भारतीय खिलाड़ियों ने घरेलू दर्शकों के सामने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और न सिर्फ, अगर हम सिर्फ प्रदर्शन की बात न करें, एज अ होस्ट भारत ने एक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की। कहीं कोई ग्लिचेस नहीं, क्योंकि हमेशा हम सुनते आए थे कि कोई भी भारत में राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर किसी भी टूर्नामेंट में कोई न कोई कमियां हमेशा ढूंढते रहते हैं कि ये नहीं ठीक था, वो नहीं ठीक था। लेकिन ये बहुत ही आयोजन की दृष्टि से बहुत सफल टूर्नामेंट रहा और निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन रहा भारतीय खिलाड़ियों का, और वैसे भी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स पर न सिर्फ हमारा जैसे टोक्यो पैरालंपिक में प्रदर्शन था, पेरिस में प्रदर्शन था,
उसके बाद से जो पैरा खिलाड़ी हैं उन पर सभी का ध्यान गया है, उनके प्रदर्शन पर ध्यान गया है और ऐसे अच्छे प्रदर्शन के बाद लगातार प्रधानमंत्री का फोकस है, खेल मंत्री का फोकस है। अक्सर चर्चा करते हैं पैरा खिलाड़ियों की, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में देखिए पैरा खिलाड़ियों को कितने पुरस्कार दिए गए, तो प्रोत्साहन जिस तरीके का है प्रदर्शन भी उतना अच्छा आया है। जी हाँ, आप चूंकि जुड़े रहे पैरा एथलेटिक्स से, फील्ड इवेंट्स में हमें पदक मिलते रहे थे, जापान के कोबे में भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ ट्रैक पर भी हमें पदक मिले। यही तो खासियत है, जैसे मोना ने कहा, जिस तरह से सरकार प्रोत्साहन देती है पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर, खास करके एथलेटिक्स के ऊपर, ये काबिल तारीफ है। इतना प्रोत्साहन शायद कोई देश नहीं दे पाता है। जैसे गुड होस्ट आपने बात की, और जब आईपीसी में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट आके खुद बोलते हैं कि ये इंडिया पार्टिसिपेटेड, दिस इज अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और खास करके एक चीज ये आपको बताना चाहिए, श्रोता को भी जानना चाहिए कि नॉर्मल एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करना और पैरा स्पोर्ट को होस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी जो है, जो कैसे जाएंगे, इसके व्हील चेयर वाला एथलीट कैसे जाएंगे, जो क्रच में वो कैसे जाएंगे, खास करके ये जो उसका अंदर जो परफॉर्मेंस को हमको देखने को मिला नेहरू स्टेडियम में, ये सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से पैरा एथलीट आपको बॉडी को पुश करके इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। खास करके हमारे तो देश में 3 ऐसे ही आदमी हैं। एक एथलीट है जैसे सुमित अंटिल, 3rd टाइम वर्ल्ड चैंपियन इसका, और जैवलिन में ऐसा लग रहा है कि हमारा देश में कोई पेटेंट ले चुका है, नॉट ओनली एबल बॉडीड, पैरा बॉडी। और हमारे 3 वर्ल्ड चैंपियंस हैं यहाँ पे हमारा देश में, और नीरज चोपड़ा तो है ही है, मगर ये पैरा गेम्स ओवरऑल इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन ऑसम। एक और खेल जिसने इस साल काफी सुर्खियां बटोरी और वो है खो खो। भारत ने पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया। पुरुष और महिला टीम दोनों चैंपियन बनकर उभरी। महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से फाइनल में मात दी, जबकि पुरुष टीम ने नेपाल को ही 54-36 से हराया। खो खो को ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पे अभी तक गिना जाता है। कोई भी हम खेलो इंडिया इवेंट्स करते हैं तो उसको खो खो को एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हिसाब से, मेडल स्पोर्ट्स नहीं मगर डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर काफी फोकस है, देश का फोकस है। इंटरनेशनल ग्लोबली कितना एक्सेप्टेंस है हमें पता नहीं, जैसे कबड्डी का भी कितना एक्सेप्टेंस हमें पता नहीं, शायद एशियन लेवल तक जा सकते हैं, ओलंपिक्स में शायद नहीं। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मैं गई थी खो खो वर्ल्ड कप के दौरान, तो बहुत से ऐसे देश पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी जहां फेडरेशन ही नहीं है खो खो की, शौकिया खिलाड़ी खेलते हैं, क्राउड फंडिंग करके वो भाग लेने के लिए आ गए। जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी वुमेन टीम की, सोनम गर्ग, वो तो इंडियन थी, चंडीगढ़ की थी, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एशियंस को इकट्ठा किया, खो खो सिखाया और ऐसे टीम तैयार करके। तो ओलंपिक अभी मुझे लगता है बहुत ही दूर की कौड़ी है खो खो। जी हाँ, तीरंदाजी की बात कर लेते हैं। वर्ष 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ये भारत का विश्व चैंपियनशिप में पहला कंपाउंड तीरंदाजी गोल्ड था। एक और खिलाड़ी की चर्चा होनी चाहिए और वो है शीतल देवी, जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीतकर देश का मान बढ़ाया और वो सामान्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने वाली हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आती हैं शीतल, और उनका गांव ऐसी जगह है जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ पता नहीं था उन्हें कि जब उनको ये शारीरिक समस्या हुई कि क्या भविष्य होगा, लेकिन उनमें देखा गया कि वो पेड़ वगैरह पे चढ़ जाती थी और उनमें एक अच्छे तीरंदाज के लक्षण मिले, और वो कटरा में जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और उसके बाद जिस तरीके का इतिहास रचती चली गई, जो उनका प्रदर्शन रहा, उनको तीर चलाते हुए देखना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है कि तीरंदाजी पूरा हाथों का खेल है। और एक ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है वो, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप शीतल से बात करो वो कोई सॉफ्ट स्टोरी आपको नहीं सुनाएगी, वो उनकी हिम्मत, उनके भरोसे खुद पर, जो भी उनको मदद मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, जो एक एनवायरमेंट है, एक पॉजिटिव सा एनवायरमेंट है, उसको देखते हुए लगता है कि। और एक और लड़की अभी उसके बाद उड़ीसा में आई है, पायल नाग। एक कहानी से दूसरे को प्रेरणा मिलती है, रास्ते बनते जाते हैं। तो ये शीतल देवी का जो है ये बहुत बड़ा एक योगदान है उनके प्रदर्शन। कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात कर लेते हैं सौमित्र सर। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP 2025 में आया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में आया और खेलो भारत नीति 2025 में हमें देखने को मिली। कैसे देखते हैं इससे भारत के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव को? आप कभी भी आप माननीय प्रधानमंत्री का स्पीच सुनते हैं, वो एक चीज बोलते हैं, विकसित भारत। विकसित भारत में स्पोर्ट्स एक पिलर है। ये जो स्पोर्ट्स नीति है, जो खेलो भारत नीति है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स को एक कॉमन बेस नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स भी है,
डाइवर्सिटी भी है और स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी है। कि स्पोर्ट्स को वो बोलेगी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स। ये खेलो भारत नीति में ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स का आपको दिख रहा है। ये एक्ट आपको क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, गवर्नेंस देंगे, जो कि आपको हमेशा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने का कोई आवश्यक नहीं है। इसमें से खास करके नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्राइब्यूनल बनाए हुआ है कि जो डिसीजन लेंगे व्हाट इज राइट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। और क्या है, हर एक स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को RTI का अंडर आना पड़ेगा। ये जो कुछ स्टेप्स लिया गया है वो वैसे तो काफी लंबा चौड़ा स्टेप्स है। ये गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत मजबूत स्टेप्स है, जो कि IOC चार्टर, जो इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर के मुताबिक है और इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड स्पोर्ट्स लॉस के मुताबिक है। आखिर में आपसे चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका। चूंकि प्रधानमंत्री आवास पिछले कुछ वर्षों से खिलाड़ियों के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। जहां से भी पदक जीत कर आते हैं प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं। कैसे देखती हैं प्रोत्साहन के नजरिए से? न सिर्फ पदक जीत कर आते हैं तब मिलते हैं, जब हारते हैं तो ढांढस भी बंधाते हैं। मुझे याद है टोक्यो ओलंपिक में जब महिला टीम, हॉकी टीम रो रही थी, प्रधानमंत्री जी का फोन गया सीधे कप्तान के पास और कोच के पास, और किस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तो ये काफी मायने रखता है। आप पैरा एथलीट्स हो या ऐसे छोटे छोटे खेलों के खिलाड़ी हैं जिनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें घर पे बुलाया, उनसे बात की, उनकी जर्नी के बारे में जाना। उनके माता पिता से जब पेरिस के बाद आए थे तो मैंने देखा था कि ऑनलाइन वर्चुअली वो माता पिता से भी जुड़े थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो खेलों की सॉफ्ट पावर की हमेशा बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और खिलाड़ियों से इंटरेक्शन से उसमें भी नजर आता है कि वो कितना सीरियसली लेते हैं कि 2047 तक भारत को टॉप 5 खेल देशों में लाना, 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना, 2003 राष्ट्रमंडल खेल हमें मिल ही चुके हैं, फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, हर मंच से वो मन की बात में वो खेलों की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री का खुद इतना रुचि लेना और खिलाड़ियों से प्रत्यक्ष संवाद करना, ये काफी मायने रखता है। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। सौमित्र सर, आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और कार्यक्रम का समापन आप अपने अंदाज में करेंगे इस 2025 का खेल समापन। 2025 was a year of women athletes। कुछ भी देखिए, लड़की लोग का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है, पुरुष का इतना नहीं रहा है। 26 year of hope and transition। मगर हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 ग्लासगो में, और सबसे बड़ी हमारा टेस्ट रहेगा 2026 एशियन गेम जो जापान में होने वाला है। वहां से हमको शुरू करना है, दैट विल बी अ वाटरशेड, और वहां से हमको प्रिपरेशन तैयार करना है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक। चलिए उम्मीद करते हैं कि खेलों का रोमांच जिस तरीके से 2025 में बना रहा, 2026 भारतीय खेलों के नजरिए से और सुखद और सफलतम होगा। आप दोनों का इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। शुक्रिया। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत आप सुन रहे थे खेलों में भारत के गौरवशाली प्रदर्शन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्रो बोस और मोना पार्थसारथी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है